नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण परिहार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का अध्याय 22 वाच्य। इसे इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। वाच्य शब्द का अर्थ होता है बोलने योग्य, यानी मुख्य बात जो हमारे मुख से बोली जाती है, वही बात जिसे हम बोलकर मौखिक रूप से बोलते हैं तो वो वाच्य कहलाता है। जैसे वाक्य में वह बोलने योग्य बात क्या है जिसके लिए वाक्य की रचना की जाती है। वाक्य में कही गई कोई भी मुख्य बात उसकी कर्ता, कर्म अथवा भाव से संबंधित होती है। जो भी बात आप मुख्य रूप से बोलते हैं, चाहे वो कर्ता से रिलेटिव हो, चाहे कर्म से हो, चाहे अपने मन के भावनाओं से रिलेटिव हो, तब वह कर्ता, बोलने वाला जो वक्ता है, उस बात को बोलकर प्रकट करता है। तो वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव की यह प्रधानता वाच्य कहलाती है। इस प्रधानता अथवा वाच्य को क्रिया व्यक्त करती है। जब आप उस बात को बोलते हो, व्यक्त करते हो, अर्थात अपने भाव को प्रकट करते हो, तो उसमें जो क्रिया होती है, क्रिया मतलब जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ने की जो क्रिया हो रही है, इसके आधार पर इस बात को समझा जाएगा कि ये कर्म के अनुसार है कि कर्ता के अनुसार है या भाव के अनुसार है। यानी क्रिया के अनुसार हम ये पता लगाएंगे कि ये किस से संबंधित है। यानी ये वॉइस, ये आवाज़, ये बोलने योग्य जो बात कही जा रही है, उसका प्रमुख पॉइंट क्या है, यानी वो किससे व्यक्त कर रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाच्य क्रिया का ही एक रूप है। क्रिया के लिंग और वचन, अगर क्रिया का लिंग पुल्लिंग है, जैसे पढ़ता है पुल्लिंग है, वचन एक वचन है, तो उसी के अनुसार ये इसके कर्म और कर्ता के अनुसार ही क्रिया में परिवर्तन देखा जाएगा। तो इसका इफेक्ट कर्म और कर्ता और भाव के अनुसार लिंग वचन बदलता है। जैसे यहाँ पर एक और वाक्य है, लड़के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। भाव यही है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, लड़के से ज़ोर से हंसा जाता है, लड़के से ज़ोर से पढ़ा जाता है। तो अगर एक ही बात को हम अलग अलग तरह से बोलते हैं, बोलने का जो ढंग देखते हैं, तो उसमें यहाँ पर पहले वाक्य में कर्ता का बोध होता है और दूसरे वाक्य में कर्म का बोध हो रहा है, और तीसरे में अगर हम यहाँ हंसने की जगह पढ़ने की बात करें तो वो भाव का बोध करेगा। बस तरीका जो है, वॉइस, आवाज़ का, प्रोनाउंसिएशन का, उसमें फ़र्क है। तो क्रिया के इस लिंग और वचन के अनुसार हम जान सकते हैं कि ये वाच्य का प्रभाव किस ओर हो रहा है। तो उपयुक्त जो वाक्य है, पहला वाक्य, इसमें लिंग और वचन उसी के अनुसार है। यानी लड़का पुल्लिंग है तो पढ़ता पुल्लिंग हो गया। वचन एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन हो गई। तो इसी प्रकार से दूसरे वाक्य में लड़के बहुवचन है, ठीक है, और कर्म क्या है, पुस्तक, तो कर्म इसका प्रमुख है। यहाँ पर क्रिया जो है पढ़ी जाती है, तो प्रमुख पुस्तक वर्ड जो है कर्म प्रमुख है ना, तो इस कर्म के अनुसार क्रिया बदलेगी। तो क्रिया भी लिंग में चेंज हो जाएगी। पुस्तक स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो पढ़ी जाती है, ये भी एक वचन और स्त्रीलिंग के अनुसार बनेंगे। कर्ता के अनुसार नहीं बनेंगे, कर्म के अनुसार बनेंगे। और तीसरे वाक्य में हंसने का भाव प्रकट हो रहा है, तो प्रमुख जो प्रधानता देखी जा रही है वो हंसना है, इसलिए क्रिया के अनुसार ही अन्य पुरुष देखा गया है। और एक वचन है हंसना, पुल्लिंग भी है, तो क्रिया भी इसी प्रकार से बन जाएगी। तो हमने किसको देखना है, उसके भाव को देखना है। यहाँ पर हम भाव देख रहे हैं, यहाँ पर हम कर्म देख रहे हैं, और यहाँ पर हम कर्ता के अनुसार क्रिया को देख रहे हैं। तो वाच्य भी इसी प्रकार से तीन भेद में माने जाएंगे। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता का भाव हो, और कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता हो। तो वाच्य को आप समझ गए हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, यानी यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया की प्रधानता
का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, इन तीनों में से कौन सा विषय प्रधान है, प्रमुख है, वही उसका वाच्य कहलाएगा। यानी कि उन्हीं के भेद के अनुसार भी हम बता सकते हैं कि ये 3 प्रकार के हैं, 3 भेद होते हैं वाच्य के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वहाँ पर कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो वहाँ कर्मवाच्य, और जिसमें भाव की प्रधानता हो वहाँ भाववाच्य बन जाएगा। अब पहला जो कर्तृवाच्य है इसे भी हम एक बार फिर से विस्तार से देख लेते हैं कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ये बात हम जान ही चुके हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, विवेक चिट्ठी पढ़ रहा है। विवेक क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भी इसी लिंग और वचन के अनुसार यानी कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदलेगी। पढ़ रहा है, पढ़ रहा है एक वचन है और पुल्लिंग विवेक है तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। चिट्ठी कर्म है लेकिन चिट्ठी के अनुसार यहाँ पर क्रिया नहीं बदल रही है, विवेक के अनुसार बदल रही है। इसीलिए कर्ता के अनुसार जब हम क्रिया में परिवर्तन करेंगे तो वह कर्तृवाच्य कहलाएगा। उदाहरण और देखते हैं, बिल्ली दूध पीती है। पीती है किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, कर्ता के अनुसार चेंज हो रहा है। तो बिल्ली एक वचन है और स्त्रीलिंग है, तो पीना क्रिया है तो ये भी स्त्रीलिंग और एक वचन में आ जाएगी। मालती अच्छी कहानियाँ लिखती है। लिखती है क्रिया है, किसके अनुसार बदल रही है, कर्ता के अनुसार। कर्ता मालती है और लिखने का काम कर रही है, तो यहाँ पर मालती एक वचन और स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी लिख से धातु से बन जाएगा, लिखती है एक वचन और स्त्रीलिंग। गोपाल ट्रक चलाता है। गोपाल करता है, चलाने वाला व्यक्ति है और पुल्लिंग है, एक वचन है तो क्रिया भी चल धातु से बनेगी, चलाता किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, तो पुल्लिंग और एक वचन बन जाएगा। तो आ रहा है समझ में, कर्तृवाचक में क्रिया को देखेंगे और ये क्रिया कर्ता के अनुसार चेंज होगी। कर्ता का जो लिंग वचन है उसी के अनुसार क्रिया का भी लिंग और वचन बन जाएगा। इसमें एक और चीज़ देखते हैं कि कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों की क्रियाओं का प्रयोग होता है। यानी इसमें जो क्रिया देख रहे हैं, बच्चा हंसता है, इसमें कोई कर्म नहीं है, कर्म ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये अकर्मक है। बच्चा दूध पीता है तो ये सकर्मक है, यानी कि कोई ना कोई चीज़ है जिसको वो पी रहा है, तो दूध को पी रहा है, कर्म क्या बना है, दूध, इसीलिए इस वाक्य को हम सकर्मक कहेंगे। तो यानी कि दोनों तरह के वाक्य कर्तृवाच्य में देखे जा सकते हैं। अब आता है दूसरा भेद, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, ये हमें जानना ही है। कर्म मतलब वाक्य में जैसे हमने सकर्मक और अकर्मक वाक्य क्रिया के भेद देखे थे वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा वो देखेंगे। तो वाच्य में क्रिया का प्रभाव किस रूप में होगा वो देखना है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया के लिंग वचन कर्म के लिंग वचन के अनुसार प्रयोग में होंगे। जैसे उदाहरण देखना, माली द्वारा पौधे को सींचा जा रहा है। पौधे को सींचने का काम माली कर रहा है। यहाँ पर माली पुल्लिंग है लेकिन एक वचन है, लेकिन कौन बना है, कर्ता बना है। अब यहाँ क्रिया देखो, सींचा जा रहा है, ये सींचा जा रहा है माली के अनुसार हो रहा है या पौधे के अनुसार हो रहा है, हमें ये देखना जरूरी है। अगर माली के अनुसार होता तो ये कर्तृवाच्य बन जाता, लेकिन यहाँ पर इस वाक्य में सींचा जा रहा है, ये जो क्रिया है ये पुल्लिंग है और एक वचन है, तो ये पौधे के अनुसार बदली गई है। पौधा यहाँ पर कर्म है, जैसे हमने कारक में देखा ना, कर्ता ने कर्म को, ऑब्जेक्ट क्या है, पौधा, पौधे को सींचने का काम हो रहा है ना, तो ये पौधा को बन जाएगा, यानी कर्म इसमें है पौधा और इस कर्म के अनुसार क्रिया बदली है, सींचा जा रहा है। मजदूरों द्वारा सड़क बनाई जा रही है। अब यहाँ देखो, मजदूरों बहुवचन है और पुल्लिंग है, क्रिया क्या है, बनाई जा रही है। बनाई जा रही है स्त्रीलिंग है और एक वचन है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कर्म क्या है, कर्म सड़क है, ये भी स्त्रीलिंग है और एक वचन है, तो ये क्रिया किसके अनुसार बदली है,
कर्म के अनुसार। तो ऐसे ही बाकी के भी उदाहरण हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ जो क्रिया होती है, देखो क्रिया वाक्य के अंत में ही होती है और इस क्रिया को कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदलेंगे। जैसा कर्म का लिंग और वचन होगा वैसे ही क्रिया का कर्म लिंग और वचन बन जाएगा। तो इस प्रकार से पौधे, सड़क, दूध, रामायण का पाठ, ये सभी कर्म बने हैं और इस कर्म की लिंग और वचन के अनुसार ही वाक्य की क्रिया बदलेगी। तो कर्म वाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक रहेगी। इसमें नाम से ही पता है कि कोई ना कोई कर्म तो होगा ही जिसके अनुसार क्रिया बदल रही है, तो ये हमेशा ही ऐसे वाक्य सकर्मक में ही होंगे, अकर्मक में नहीं होंगे। कर्मवाच्य का प्रयोग स्थल अब देखते हैं कि जिसका प्रयोग किया जा रहा है वो कहाँ स्थान पे आएगा। जैसे उदाहरण देखना, जहाँ कर्ता अज्ञात हो, मतलब उस काम को करने वाला कर्ता दिखाई नहीं दे रहा है, अज्ञात है, तो इस कंडीशन में भी हो सकता है। कैसे होगा, उदाहरण देखते हैं। लोगों को सूचित कर दिया गया है, लोगों को सूचित कर दिया गया है। अब यहाँ पर कर्ता कोई नहीं है, लोगों को तो क्या है, कर्म है, ये कर्म है, को का चिन्ह आ रहा है ना, तो ये तो कर्म बन गया लोगों को। क्या इसमें कोई कर्ता है, नहीं है, तो यहाँ पर कर्ता अज्ञात है। ऐसी बात सुनी गई है, मतलब जो इस काम को करने वाला है उसका जिक्र नहीं हो रहा है, कर्ता का जिक्र नहीं है, तो कर्ता यहाँ पर अज्ञात स्थिति में है। ठीक है, इस स्थिति में भी कर्म वाच्य का प्रयोग हम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है अनजाने में अनचाही क्रिया के घटित होने पर। जैसे अनजाने में, जैसे मान लीजिए गिलास टूट गया, न चाहकर भी टूटा ना, अनजाने से टूट गया, तो इस तरह की कोई घटना हो जाती है, इस तरह की कोई क्रिया घटित हो जाती है। जैसे दूध गिर गया, जिसे हम जानबूझ के नहीं करते, तो ऐसे में भी यहाँ पर कर्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन ये घटनाएं अचानक से हो रही है, तो इसमें भी कर्म की प्रधानता है। गिलास और दूध, जहाँ कर्ता को प्रकट न करना हो, सेम वैसी ही बात है जैसे अज्ञात वाली बात है कि उसकी घड़ी चोरी हो गई है, यहाँ पर उसकी लिख कर भी सर्वनाम डाला है, लेकिन कर्ता का जिक्र नहीं हुआ है ना। अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, यहाँ पर भी कर्ता का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर जो उसकी वर्ड आया है ये कर्ता का बोध नहीं करा रहा है, ये उस घड़ी का संबंध बता रहा है कि ये घड़ी किसकी है, उसकी है, लेकिन इस वाक्य में कोई कर्ता नहीं नजर आ रहा है। तो कर्ता का प्रकट नहीं होने पर हम कर्म वाच्य को भी डाल देते हैं। सूचना, विज्ञप्ति, इस तरह से अगर आप कोई मैसेज देखते हो, कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हो, तो उसमें भी कर्ता नहीं लिखे जाते हैं। जैसे कानून तोड़ने वाले को सजा दी जाएगी, ये एक नियम बना हुआ है, ये सूचना है, ये नोटिस है ना, तो इसमें कोई कर्ता का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। गवाह को पेश किया जाए, तो ये जनरल बातें होती है, नॉर्मल टॉपिक होते हैं, उसमें कोई कर्ता का, ये सबके लिए कॉमन होती है ना, इसलिए कर्ता का प्रयोग नहीं होगा। असक्तता या असमर्थता दिखाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे अब और दलिया नहीं खाया जाता, मतलब असमर्थ अब खाने में, असक्त है, तो इसमें भी जब अब और गर्मी नहीं सही जाती, अब और सर्दी नहीं सहन होती, तो इस तरीके के जो वाक्य है जिसमें असमर्थता, असक्तता का प्रयोग हो, ऐसे ये जो पॉइंट्स दिए हैं, इस तरह की कंडीशन पर भी कर्मवाच्य को ही हम महत्व देंगे, कर्तृवाच्य को नहीं। तो ये थोड़ी सी ट्रिक थी जिसे हम समझ सकते हैं। और भाववाच्य में हमेशा भावना को प्रधानता दी जाएगी, यानी क्रिया सदैव अकर्मक में रहेगी, इसमें कर्म होगा ही नहीं। जैसे देखते हैं, क्रिया सदैव अन्य पुरुष और एक वचन की भी हो गई, तो ये दोनों पॉइंट नोट कर लो, एक तो अकर्मक रूप और अन्य पुरुष एक वचन में आएगी। जैसे देखते हैं, चलो घुमा जाए, अन्य पुरुष मतलब किसी और के लिए भी हो रहा है, अन्य पुरुष के लिए हो रहा है, न मेरी बात हो रही है न तुम्हारी बात हो रही है, कॉमन बात हो रही है, अन्य पुरुष के रूप में आ रहा है और एक वचन है। मुझसे सोया नहीं जाता,
यहाँ पर नकारात्मक भी रूप देख सकते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंस का भी प्रयोग हम इसमें करेंगे। पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, लड़कियों से अब बैठा नहीं जा रहा, तो नेगेटिव भी आ सकता है। अन्य पुरुष तो आएगा ही आएगा और एक वचन में ये क्रिया होगी ही होगी। ठीक है, तो हम अगर इस ओवरऑल पूरी बात करते सेंटेंस की, तो उसमें भाव की प्रधानता है कि इसमें ये काम नहीं होने का भाव हो रहा है या इसमें ये काम होने का भाव हो रहा है। होना नहीं होना इस तरह की बात का पता चलेगा। ठीक है, तो क्रिया कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं बदलेगी, सिर्फ भाव के अनुसार बदलेगी, है ना। इसमें अन्य पुरुष और एक वचन में ही इसका प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे इसका प्रयोग स्थान देखते क्या है, ये हमेशा असमर्थता या अविवशता, मजबूरी को प्रकट करने के लिए हम नहीं का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, नकारात्मक वाक्य को भी देख सकते हैं जिसमें विवश है या उस काम को नहीं करने में है, तो असमर्थता देख सकते हैं। तो अब खड़ा तक नहीं हुआ जाता, तो खड़े होने की संभावना व्यक्त हो रही है कि अब उससे खड़ा नहीं हो पा रहा है, यानी वो उसको खड़े होने में समर्थ नहीं है। उर्मिला से सोया नहीं जाता यानी असमर्थता का बोध हो रहा है। विवश से सोने में परेशान हो रही है, तो इस तरह का भाव भी हम देख सकते हैं। जब वाक्य में नहीं का प्रयोग नहीं होता, यानी कि कहीं कहीं ऐसे वाक्य होंगे जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें मूल कर्ता जन सामान्य होता है, कॉमन बात होती है, हर किसी के लिए होती है, कोई पर्टिकुलर एक कर्ता नहीं है, हर किसी के लिए सामान्य बात होती है। तो जन सामान्य के रूप में वो कर्ता छुपा हुआ दिखाई देगा। जैसे गर्मियों में खूब नहाया जाता है, तो ये कॉमन बात है, सामान्य जन सामान्य के लिए। इतने मच्छरों में कैसे सोया जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन इसमें जन सामान्य सी बात हो रही है, ये सबके लिए एक मुश्किल वाली बात है, विवश बात है ना, परेशानीजनक है। अब देखते हैं कि वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं। अभी तक तो हमने भेदों को समझा और उदाहरण को समझा है। अब हम बात करेंगे कि एक वाच्य होगा, जैसे मान लीजिए कर्तृवाच्य है, तो उसको उसके दूसरे वाच्य में बदलना है, यानी कर्म वाच्य में बदलना है। तो थोड़ा सा एक बार रीड करेंगे, फिर मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, उसी के बेस पे हम इसको समझ सकते हैं। जैसे लिखा है कर्तृवाच्य, जब उसको अगर हम वाक्य को देखते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा, जैसे कर्ता की प्रधानता होगी ना, तभी क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन हो जाएगी, ये तो हम पहले ही इसको याद कर चुके हैं। अब कर्ता और कर्म का स्थान परिवर्तन कर देंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या करेंगे, कर्ता और कर्म का अदला बदली कर देंगे, स्थान परिवर्तन कर देंगे। अब प्राय ऐसा नहीं होता है, लेकिन कोशिश करते हैं अगर सेंटेंस में ऐसा बन जाए तो। जैसे खाना लड़की द्वारा खाया जाता है, लड़की द्वारा खाना खाया जाता है, खाना लड़की द्वारा खाया जाता है। तो देखते हैं इसमें ना, खाया जाता है इसका बोध जो होता है कर्ता या कर्म किसके अनुसार होगा, खाने के अनुसार है ना। खाना पुल्लिंग है, एक वचन है, और कर्म है, तो इस कर्म के अनुसार भी क्रिया बदलेगी। तो हमने स्थान जगह की अदला बदली कर दी। हमेशा कर्ता आगे होता है, लेकिन अभी हमने कर्म को आगे डाल दिया। तो हम परिवर्तन करने में सबसे पहला ये भी पॉइंट रख सकते हैं कि हम स्थान को अदल बदल कर दें। जैसे लड़की द्वारा खाना खाया जाता है, तो स्थान में भी बदलाव नहीं कर सकते और कर भी सकते, लेकिन इससे फर्क कुछ नहीं होगा, अर्थ एक सामान्य जैसा दिखेगा। कर्ता के बाद से और द्वारा का प्रयोग करेंगे। इस पॉइंट को भी नोट कर लो कि हम हमेशा जब कर्म में बदलेंगे तो हम से या के द्वारा का प्रयोग करेंगे, से या फिर के द्वारा का प्रयोग करेंगे। आप देख रहे हैं इस वाक्य में द्वारा का प्रयोग कर्म वाच्य में आएगा। ठीक है, और ने तो कर्ता में आता ही है, या तो दिखाई देगा या छुपा हुआ होगा। इसमें छुपा हुआ है, ठीक है, इसमें भी छुपा हुआ है, इसमें है। तो किसी किसी में ने का प्रयोग है, कर्ता ने आता है ना, ने का प्रयोग तो है, किसी में नहीं होता है, छुपाया होता है, अदृश्य होता है। तो ये कर्तृवाच्य में ने लगता है और कर्मवाच्य में से या फिर के द्वारा।
या केवल द्वारा ही लगता है। ओके, ये भी पॉइंट याद हो गया, दूसरी ट्रिक। अब तीसरा नंबर देखते हैं कि कर्म के साथ लगी विभक्ति चिन्ह आपको हटा देनी है। विभक्ति चिन्ह आपको हटा देना है, यानी कि कर्म में विभक्ति चिन्ह क्या लगता है, कर्ता ने कर्म को लगता है, को लगता है ना विभक्ति चिन्ह, इस कर्म को हटा देना पड़ेगा। जब कर्तृवाच्य में को लिखा हुआ हो तो उसको हम हटा देंगे। ठीक है, अब जो क्रिया आती है, जो क्रिया होती है उसके पीछे हम जा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, जा। जो भी क्रिया होगी उस क्रिया के पीछे हम जा का प्रयोग करेंगे। जैसे देखें पहला वाक्य, तुलसी, एक सेकेंड है ना, देख लेते हैं एक ही साथ में। क्या लिखा है, तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस लिखी। ने किस में आता है, ने कर्ता में आता है, तो इसको तो अभी कर्तृवाच्य में लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन कर्मवाच्य में नहीं लिखेंगे। तो कर्मवाच्य में क्या बनेगा, कर्मवाच्य में बनेगा कि तुलसीदास द्वारा, सबसे पहला प्रयोग क्या करना है, द्वारा का प्रयोग करना है। तो हम यहाँ पर द्वारा का प्रयोग कर देंगे, तो जो करता है उसके आगे द्वारा लगा देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस लिखी गई या लिखी जाती है। जा का प्रत्यय साथ में लिख के साथ में लगाना ना, तो लिखी जाती है लिख सकते हैं। लड़कियां नृत्य कर रही हैं। अब इसमें देखो ने छुपा हुआ है क्योंकि कर्ता ने होता है, लड़कियों ने होता है, लेकिन यहाँ पर साइलेंट है, ये छुपा हुआ है। अब आपको क्या करना है, कर्म में लिखना है, तो कर्म में आपको को द्वारा लगाना है। क्या लगाना है, द्वारा, या के द्वारा या से। तो लड़कियों से लिख सकते हैं या लड़कियां द्वारा नृत्य, लड़कियां द्वारा प्रयोग कर दिया हमने यहाँ पर। अब क्या करना है, कर रही है, इस क्रिया को किया जाता है में चेंज कर देंगे, तो किया जा रहा रही आ रहा है, तो हम एज इट इज़ रहा रही लिख देंगे। तो किया जा रहा है, जा प्रत्यय लगाना ही है, वो भी हम लगा दिए हैं। ठीक है, विपुल गेंद खेलेगा, विपुल गेंद खेलेगा, खेलेगा फ्यूचर टेंस है ना, भविष्य काल है, तो भविष्य काल में ही आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। तो विपुल द्वारा हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, गेंद खेली जाएगी, जा का प्रयोग करना ही करना है, तो जा में आपको उस फ्यूचर टेंस के अनुसार इसको भी परिवर्तन कर देना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, सभी छात्र खेल लिख रहे हैं एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन किसके अनुसार आएगा, कर्म के अनुसार। तो खेल कैसा है उसके अनुसार लिंग और वचन बना देंगे, रहा रही रहे। जा का प्रयोग क्रिया के साथ लगाना है, क्रिया लिख है तो लिखा जा का प्रयोग कर देंगे, लिखा जा रहा है। अब द्वारा तो हमें लगाना ही लगाना है कर्ता के बाद में, तो वो हमने लगा दिया है। तो ये तीनों पॉइंट, एक तो द्वारा का प्रयोग, एक जाने का प्रयोग और एक क्रिया जिसके अनुसार है उसके अनुसार लिंग वचन से हमें बना देनी है। तो ये तीनों ही ट्रिक कर्म वाच्य के हैं, तो आपको इसे याद कर लेनी है। ऐसे ही ये भी वाक्य है, क्या है, वह सड़क किनारे पत्थर तोड़ रही थी, तो वह को हमने बना दिया उसके द्वारा, क्योंकि हमने के द्वारा का प्रयोग करना है, वह को बना दिया उस के द्वारा लिख दिया है। फिर सड़क किनारे यानी उसके सड़क किनारे, उसके द्वारा सड़क किनारे पत्थर तोड़ा, अब जा यहाँ पर लगा देंगे, रहा रहे थे, पत्थर है ना, तो पत्थर पुल्लिंग है, बहुवचन है, तो इसीलिए रहे थे लिख दिया है। पास्ट टेंस को पास्ट टेंस में ही रहने देंगे, यानी भूतकाल को भूतकाल में ही रहने देंगे। अब अगला है, रमा ने तस्वीरें बनाई, रमा ने क्या बनाई, तस्वीरें, तो तस्वीरें बहुवचन है ना, तो क्रिया भी बहुवचन है, ने की जगह लिख दो द्वारा, तो रमा द्वारा तस्वीरें बनाई गई, या तो गई लिख दो या जाती है। देखो गई जो है ना, गई शब्द वो जाने का ही पास्ट टेंस है, जाने का ही पास्ट टेंस है, गई। ठीक है, आ रहा है समझ में। इसी प्रकार से इसके आगे के भी भेदों को हम अगले भाग में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। धन्यवाद।